अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। स्ट्रेट टू विदार एसआर चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लल्लर टॉप सीरीज का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं बौद्ध संगीतियों के साथ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो पहले बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगीति की, जो किस शासक के समय हुई थी? अजातशत्रु के समय में। समय था 483 ईस्वी पूर्व। स्थान था सप्तपर्णी गुफा, राजगृह। ठीक है, इस समय अध्यक्ष थे महाकश्यप। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कौन सा कार्य हुआ था इस बौद्ध संगीति में? सुत्त पटक और विनय पटक का संग्रह किया गया था, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी वह शासक काल अशोक के समय हुई थी 383 ईस्वी पूर्व, और इस समय जो अध्यक्षता थी वह किसके द्वारा की गई थी? सुबुकामी के द्वारा। कई बार पूछा गया है, याद रखेंगे। इधर गलत लिखा हुआ है। स्थान कौन सा था? तो यह की गई थी वैशाली के बालुक राम बिहार में। इस समय क्या हुआ था? संघ महासंघिक या सर्वास्तिवादी तथा स्थाविर और थेरावादी संप्रदाय की स्थापना महाकश्यप ने की थी। इसको क्लियर करते हैं, क्या था ये? इस संगीति में बौद्ध भिक्षुओं में कुछ बातों को लेकर विवाद हो गया, जैसे दोपहर में भोजन के बाद विश्राम करना, खाने के बाद छाछ पीना, ताड़ी पीना, गद्देदार बिस्तर का प्रयोग करना, सोने चांदी का दान लेना। इन सब बातों को लेकर मतभेद हो गया। तो जो भी बौद्ध भिक्षु इस परिवर्तन के पक्ष में थे वे कहलाए महासंघिक या सर्वास्तिवादी। ठीक है, और जो इस परिवर्तन के विरोधी थे वे कहलाए स्थाविर या थेरावादी। याद रखना है। क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगीति की, जो हुई अशोक के समय में। कब हुई थी? 247 ईस्वी पूर्व। स्थान आप जानते हैं पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के अशोकाराम बिहार में। इस समय पर अध्यक्षता किसने की थी तृतीय बौद्ध संगीति की? मोगलीपुत्र तिष्य ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस समय क्या किया गया? इसमें अभिधम्म नामक तीसरा पिटक जोड़ा गया। याद रखना है, अभिधम्म पिटक अस्तित्व में आया। और इस तृतीय जो बौद्ध संगीति थी इसमें स्थाविर संप्रदाय का बोलबाला था, यानी वे लोग जो परिवर्तन के विरोधी थे। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं चौथी और अंतिम बौद्ध संगीति की, जो किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क के। स्थान क्या था? कश्मीर का कुंडल कानन वन। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? वसुमित्र के द्वारा। उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। कौन कौन से कार्य किए गए? विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की गई। बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। आप जानते हैं जो हीनयान संप्रदाय था वो बुद्ध को एक महापुरुष मानता था, जबकि जो महायान संप्रदाय था वो बुद्ध को देवता मानता था, और यहीं से बुद्ध को देवत्व प्रदान किया गया। संस्कृत को भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात करते हैं जैन धर्म संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। कल हमने जैन धर्म के तीर्थंकर उनसे संबंधित चिन्हों को देखा था। आगे उसी क्रम में देखते हैं जैन धर्म का आदि संस्थापक माना जाता है। तो जैन धर्म का प्रारंभिक संस्थापक माना जाता है ऋषभदेव को, जबकि आप जानते हैं जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किन्हें माना जाता है? महावीर स्वामी को। जैन धर्म के वे तीर्थंकर जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमि, इन दोनों तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। साथ ही आप जानते हैं ऋषभदेव का चिन्ह क्या है? बैल है, जबकि अरिष्टनेमि का चिन्ह क्या है? शंख है। कल ही हमने बताया था। इसके साथ ही हमने कल आपको बताया था तो जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं अजितनाथ, उनका उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा अस्तेय में महावीर द्वारा जोड़ा गया 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य। तो आपको याद रखना है कि पार्श्वनाथ के द्वारा 4 अन्य महाव्रत, जिनमें सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय आता है, इनका प्रतिपादन किया गया पार्श्वनाथ के द्वारा। जो 5वां महाव्रत है वह जोड़ा गया महावीर स्वामी के द्वारा, जो है ब्रह्मचर्य। क्लियर? ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। कहाँ दिया था ये बताना है। तो आप याद रखेंगे, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर दिया था। इनका प्रथम शिष्य जमाता यानी दामाद जमाली था। ठीक है, महावीर की प्रथम महिला और पुरुष शिष्य क्रमशः चंदना और जमाली थे। जो महिलाओं में प्रथम शिष्या थी, प्रथम भिक्षुणी थी, वे थी चंदना। ये कौन थी? ये चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। याद रखना है, कई बार पूछा गया है। वह सिद्धांत जिस पर महावीर स्वामी का अपने दामाद जमाली से विवाद होने की स्थिति में संघ का विभाजन हुआ, सिद्धांत है क्रियमाणकृत सिद्धांत, जिसके अनुसार कार्य करते ही पूरा हो जाता है, ऐसा मानना था महावीर स्वामी का। जबकि जो इनके दामाद थे जमाली, उनका कहना था कि जब कार्य पूरा हो जाएगा तभी कार्य को पूरा हुआ माना जाएगा। ठीक है, तो इनके दामाद जमाली ने कौन सा सिद्धांत दिया था? याद रखेंगे, बहुरतवाद का।
नेक्स्ट देखते हैं महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रधान अध्यक्ष कौन बना, तो प्रधान अध्यक्ष बने थे सुधर्मन। जैन धर्म में 3 रत्न हैं, आप जानते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैन धर्म में जीवों की हिंसा से बचाने के लिए कृषि और युद्ध दोनों का निषेध किया गया। यही कारण है, कृषि का निषेध था कि जीवों की हत्या होती है जब हम क्या करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं या हल से जोतते हैं। इसी कारण जो कृषक वर्ग था उसके बीच में ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाया जैन धर्म, और यह केवल व्यापारी वर्ग तक सीमित रह गया। तो याद रखना है आपको, जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया, किंतु उनका स्थान जिनके बाद रखा गया है, याद रखेंगे। यानी आत्मा का स्थान, एक परम शक्ति का स्थान सबसे पहले है, उसके बाद देवता आते हैं, ऐसा जैन धर्म का कहना है। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई, यानी यह भी कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था को मानते थे। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य क्या है, उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना। आप इस पॉइंट से परिचित होंगे। जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त थे, उन्होंने श्रवणबेलगोला कर्नाटक में संलेखना विधि द्वारा शरीर का त्याग किया था। भद्रबाहु और उनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है, दिगंबर या दक्षिण जैनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना है। कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया इस प्रकार, थेरापंथी यानी श्वेतांबर का यह एक पार्ट था, दूसरा था समैया दिवंगर का यह एक सेक्ट था। जैनों के उत्तर भारत में 2 प्रमुख केंद्र कौन से हैं, तो जैन धर्म के 2 प्रमुख केंद्र उत्तर भारत में हैं, उज्जैन और मथुरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। जैन धर्म में देवी के रूप में पूजा होती थी, तो चक्रेश्वरी देवी के रूप में पूजा होती है जैन धर्म में, याद रखेंगे। वह हिंदू दर्शन जिसने जैन दर्शन साम्यता रखता है, तो आपको बताना है कि वह कौन सी हिंदू फिलॉसफी है जो काफ़ी हद तक सिमिलर है जैनिज्म फिलॉसफी से, तो यह है सांख्य दर्शन। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यापनी जैन धर्म का एक संप्रदाय है। कई बार पूछा गया यापनी किसका संप्रदाय है, विकल्प दे दिया गया जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, तो आपको क्लियर नहीं होता है, तो ऐसे ही आपको याद रखना है, यापनी संबंधित है जैन धर्म से। श्री क्लश द्वारा स्थापित यापनी संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर का मिश्रण था, ठीक है। स्थापना किसने की, श्री क्लश ने। अब देख लेते हैं जो द्वितीय नगरी क्रांति हुई थी और मगध का उत्कर्ष हुआ था, जिसमें कई सारे महाजनपद उभर कर आए थे, उनकी स्थिति देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर थी। इनकी कैपिटल भी खूब पूछी जाती है, राजधानी भी खूब पूछी जाती है, उसको याद रखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अंग महाजनपद की। वर्तमान की स्थिति कहाँ है, बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले में। इसकी राजधानी आप जानते हैं क्या थी, चंपा थी। इसी प्रकार से सब याद रखेंगे। दूसरा महाजनपद था मगध। हम इम्पॉर्टेंट की बात करें, कई बार क्रम लगाने को आया है आपका पूर्व से लेके पश्चिम की ओर, तो आप क्रम को इसी प्रकार लगा पाएंगे, अंग, मगध, वत्स, चेदी और अवंती, ठीक है। इन्हीं को हमें विशेष रूप से पढ़ना है। तो पहले बात करते हैं मगध की। अंग के बारे में हम बात कर चुके हैं। मगध की कैपिटल क्या थी, उस समय राजधानी क्या थी, गिरिब्रज थी या राजगीर थी। वर्तमान में इसकी अवस्थिति कहाँ है, बिहार के पटना और गया का क्षेत्र आता है। अब बात करते हैं वत्स की। तो वर्तमान में जो आधुनिक इलाहाबाद है यह क्षेत्र आता था, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, याद रखना है। अब बात करते हैं चेदी की। तो जो आपका वर्तमान का बुंदेलखंड क्षेत्र है यह आता है चेदी के अंतर्गत, याद रखना है। जो चेदी महाजनपद था यह यमुना नदी के किनारे स्थित था। इसकी राजधानी क्या थी, सोत्थीवती थी, याद रखना है, थोड़ी अलग है, पूछी गई है। सोत्थीवती इसकी राजधानी थी। अगला आपका क्या बचता है, अवंती। परिचित होंगे। जो अवंती था वो 2 भाग में विभाजित था, एक उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी, ठीक है। इसकी अवस्थिति की बात करें तो ये पश्चिमी भारत में आता है, खासकर मालवा क्षेत्र में। अब बात करें कि भारत के बाहर कहाँ पर महाजनपद था, तो सबसे प्रसिद्ध था इसमें गांधार। ये कहाँ स्थित था, ये स्थित है वर्तमान के आधुनिक पेशावर और रावलपिंडी के इलाके में। इसकी कैपिटल कई बार पूछी गई है, याद रखना है, तक्षशिला, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पाकिस्तान में कंबोज महाजनपद वर्तमान में पड़ता है और इसकी कैपिटल कई बार पूछी गई है, क्या थी, राजपुर या हाटक। हाटक याद रखेंगे, कंबोज की राजधानी थी। अब बात कर लेते हैं अंतिम महाजनपद की, अशमक की। इसकी कैपिटल क्या थी, इसकी कैपिटल थी पोतना या पोटली, याद रखना है, ठीक है। यह
एकमात्र दक्षिण भारत में स्थित महाजनपद था। गोदावरी नदी के तट पर यह स्थित महाजनपद है, याद रखना है। आगे आप देखना चाहें तो कुरुक्षेत्र को भी देख सकते हैं, जैसे शॉर्ट में उस समय कुरु कहा जाता था। मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर वाले वर्तमान हिस्से इसके इधर आते हैं, ठीक है। इसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी, ठीक है, यह है इंद्रप्रस्थ। बात करें सूरसेन की तो वर्तमान क्षेत्र है इसका मथुरा, कई बार पूछा गया है, मथुरा वर्तमान क्षेत्र है। और इसी सूरसेन के निवासी थे भगवान कृष्ण, ऐसा लिखा गया है। इसकी कैपिटल आप जानते हैं मथुरा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रमुख दरबारी कवि और उनके आश्रयदाता राजाओं को, जिसमें से हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। दूसरे नंबर पर आते हैं यशोवर्मन, इनके दरबारी कवि थे बागपति राज, ठीक है। बागपति मुंजा ये शासक थे। इनके जो प्रमुख दरबारी कवि थे उनका नाम था पद्मगुप्त। परिमल, परिमल कई बार पूछा गया है। आगे बात करते हैं भोज के प्रमुख दरबारी कवि थे बल्लाल। और वहीं अगर बात करें विक्रमादित्य चौथे की या फोर्थ की तो इनके प्रमुख दरबारी कवि थे बिल्हड़, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं विक्रमादित्य फोर्थ, ये चालुक्य की हम बात कर रहे हैं, चालुक्य नरेश की, ये गुप्त काल के नरेश नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं रामपाल, पाल शासक थे ये। संध्याकर नंदी इनके प्रमुख दरबारी कवि थे। कुमारपाल ये सोलंकी वंश के शासक थे, इनके प्रमुख दरबारी कवि थे हेमचंद्र। नेक्स्ट आते हैं कुमारपाल, इनके एक और थे प्रमुख दरबारी कवि जिनका नाम है जयसिंह। बल्लाल सेन जो कि एक सेन शासक थे, इनके प्रमुख दरबारी कवि आनंद भट्ट थे। पृथ्वीराज तृतीय के थे चंद्रबरदाई, आप जानते हैं पृथ्वीराज तृतीय के जनक भी थे। हमीर देव के कौन थे? जयचंद्र थे। और अच्युत देव राय जो कि तुलु वंश के शासक थे, इनका प्रमुख दरबारी कवि था राजा नाथ द्वितीय। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट हम देखते हैं प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां। इस ओर संस्कृति दे रखी है, दूसरी ओर दे रखी है उनसे संबंधित अवधि और उनका क्षेत्र। जो आहार संस्कृति थी इसका क्षेत्र कहाँ पर है? राजस्थान के उदयपुर में। इसकी अवधि क्या है? 2800 से 1500 ईस्वी पूर्व। कायथा संस्कृति चंबल के नदी क्षेत्र में। देखिए आपको इसकी भले ही आप अवधि मत याद रखिए लेकिन इसका क्षेत्र जरूर याद रखिए। सावरदा संस्कृति ये मुख्य रूप से पाई जाती है महाराष्ट्र के धुलिया में। प्रभास संस्कृति मुख्य रूप से पाई जाती है गुजरात के तटीय क्षेत्र में, ठीक है। जो मालवा संस्कृति है तो 2 या 3 बार परीक्षा में पूछी गई है, ये कहाँ मिलती है? नर्मदा नदी क्षेत्र में। रंगपुर संस्कृति यह मिलेगी गुजरात के क्षेत्र में। इसका काल भी पूछा गया है एक बार, 1700 से 1400 ईस्वी पूर्व, ठीक है। जौरवे संस्कृति कई बार पूछा गया है, सबसे ज़्यादा रिपीट होता है ये आपको कहाँ पर मिलता है? महाराष्ट्र के दैमाबाद और इनाम गांव में। इसके कार्यकाल की बात करें, अवधि की बात करें तो 1500 से 900 ईस्वी पूर्व के बीच जौरवे संस्कृति फली फूली। अब कुछ महत्वपूर्ण मध्यपाषाण कालीन स्थलों को देख लेते हैं। पहला ऐसा महत्वपूर्ण स्थल है बागौर। इसकी अवस्थिति कहाँ है? राजस्थान में। इससे कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित भारत का सबसे बड़ा मध्यपाषाणिक आवास स्थल, जिसका उत्खनन BN मिश्र ने किया। तो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि मध्यपाषाणिक काल का सबसे बड़ा जो स्थान मिला वह बागौर में मिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा है आपका लंगनाज, ये गुजरात में मिला। प्रथम शुष्क क्षेत्र का स्थल उत्खनन HD संकालिया द्वारा किया गया, ठीक है। रेत के ठोस टीले 14 मानव कंकाल यहाँ लंगनाज से आपको प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है सराय नहर, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थल है, याद रखेंगे। स्तंभ गर्त के प्रमाण मिले हैं। मृतक संस्कार विधि के अंतर्गत समाधि स्थल में शवों का सिर पश्चिम की ओर और पैर पूर्व की ओर इसमें रखे गए हैं। हत्या का प्रथम साक्ष्य कंकाल के सिर में पत्थर घुसा हुआ मिला। तो आपको याद रखना, देखिए इस तरह के कभी कभी अजीब से पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं तो आपको यहीं से याद रहेंगे। नेक्स्ट है आपका महदाह, कई बार पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का है ये क्षेत्र। प्रतापगढ़ जिले में स्थित यह स्थल हड्डी और सींग के उपकरण आभूषण यहाँ मिले हैं। स्त्री पुरुष एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए। नेक्स्ट है आपका बीरभानपुर, ये पश्चिम बंगाल में मिला है। बीबी लाल द्वारा उत्खनन कार्य से आवासीय बस्ती पत्थर के औजार के निर्माण स्थल के रूप में इसकी पहचान की गई है, ठीक है। तो बहुत आसान है याद रखना, इसका उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? बीबी लाल के द्वारा। बी से आप वीरभानपुर याद कर लीजिए और बीबी लाल याद कर लीजिए। नेक्स्ट है आदमगढ़, ये कहाँ पर मिलता है? आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। यह स्थल होशंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ से शैलाश्रय समूह के सूक्ष्म पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी तरीके से हमें अपने जो
इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, उन पॉइंट्स को पिक करना होता है। नेक्स्ट है आपका पंचमढ़ी, ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। 2 प्रसिद्ध शैलाश्रय जम्बू द्वीप और डोरथी द्वीप मिले थे। ठीक है, याद रखना है, जम्बू द्वीप और डोरथी द्वीप कहाँ पर मिले थे? पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका जलाहली, ये कर्नाटक में है। रोमन लिपि के डी अक्षर के आकार के तिरछे फलक का यहाँ पर प्रमाण मिला है। सबसे लास्ट में आपका आता है टेरी, ये तमिलनाडु में है। पत्थर यानी प्रस्तर उद्योग का कच्चा माल स्फटिक हल्का भूरा मरक पत्थर यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, बालू का टीला भी टेरी तमिलनाडु से मिला है। तो ये आज का सेशन हो गया जिसमें हमें सभी इंपॉर्टेंट मध्य पाषाणिक स्थलों को देख लिया है। कल इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।